एपिसोड 9 तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाबर अली ने सैदपुर के उस जिन के कहने पर अपना घर छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए और नीलम भी उनके साथ थी। अकबर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश था कि नीलम को सैदपुर के उस जिन से निजात मिल गई है। नीलम और वो जब आइसक्रीम खाकर वापस आए, घर वालों के लिए भी आइसक्रीम ले आए, तो वहाँ पर सब बैठकर बातें करने लग गए। अब ये डिसाइड हो रहा था कि किसको कौन सा कमरा दिया जाएगा और कौन से कमरे में सामान वगैरह सेट किया जाएगा। फिर उन लोगों ने एक ही कमरे में सोने का बंदोबस्त कर लिया, जहाँ पर वो सब एक ही कमरे में सो गए। बाबर अली, साबरा, अकबर, नीलम और राश्ता एक ही कमरे में सो गए। सुबह जब हुई तो अकबर की आंख खुली तो उसके सीने के ऊपर एक पर्चा लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई खत है। ब्राउन कलर के एक सफ़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अकबर की आंख खुली तो उसने करवट बदल कर देखा तो उस तरफ नीलम नहीं थी। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि नीलम कहाँ गई। इससे पहले वो नीलम को देखता, उसने वो खत उठाया और अपनी खाली खाली नज़रों से उस खत को देखने लग गया। यूं ही अकबर ने उस खत को खोल कर देखा, उसमें टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ लिखा हुआ था, तुम्हारी नीलम। जब अकबर ने ये लफ्ज़ लिखा देखा, तुम्हारी नीलम, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर वो ये पढ़ने लग गया कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अकबर। तुम्हारा साथ अगर मेरी किस्मत में होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, मगर मैं बेबस हूँ। मेरी किस्मत में शोलों पर जलना लिखा है। मेरी ज़िंदगी में आग भर दी गई है। मैं उस खाली घर में वापस जा रही हूँ। मेरे तक़ुब में वहाँ पर मत आना। अगर तुम वहाँ पर आओगे तो उसका नतीजा बहुत गलत होगा। बहुत मिन्नत समाजत के बाद चंद घंटे मिले थे तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। मैं उनकी याद में ही पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसी घर में घुट घुट कर मैं मर जाऊंगी। मेरी लाश मेरे माँ बाप को दे देना। और उस खत के ऊपर नीलम के बेबसी के आंसू भी टपके हुए थे और नीचे लिखा हुआ था, तुम्हारी नीलम। अकबर ने जब वो खत पढ़ा, उठकर बैठ गया, दीवार के साथ टेक लगा ली, अपनी बदकिस्मती पे रोने लग गया कि क्या मैंने नीलम का हाथ इसलिए थामा था कि उस मासूम सी लड़की की लाश उसके माँ बाप को भेजूंगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं नीलम के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? क्या मैं सैदपुर के उस भयानक जिन से नीलम को आज़ाद नहीं करवा सकता? अकबर के जहन पर 100 सवाल थे, मगर उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था सिवाय अपनी बदकिस्मती पे रोने से। तभी दूर लेटी साबरा की आंख खुली तो वो चीख मारकर उठ बैठी। जब उसने अकबर को दीवार के साथ लगे यूं निढाल देखा, वो भागती हुई अकबर के पास आई, पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने अकबर के हाथ में वो खत देखा। तभी उसने गर्दन घुमाकर दूसरी जानिब देखा, जहाँ नीलम का बिस्तर था वो वहाँ पर नहीं थी। साबरा ने पूछा, नीलम कहाँ है? तो अकबर ने बेबसी का हाथ आगे बढ़ाकर अपनी माँ को वो खत दे दिया। जब साबरा ने उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा और आखिरी लफ्ज़ पर जब नज़र पड़ी, जहाँ पर लिखा था कि मेरी लाश मेरे माँ बाप को भिजवा देना, तो अकबर ने साबरा ने अपना दिल पकड़ लिया और ये दुआ मांगी, या अल्लाह उस बच्ची पर रहम कर। वो रोने लगी। अकबर भी अपनी किस्मत पर रो रहा था। उनका शोर शराबा सुनकर बाबर अली भी जाग गए और पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर साबरा ने बाबर अली को वो खत दे दिया। जब बाबर अली ने वो खत पढ़ा, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अपना सर पकड़ कर बैठ गए। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सब क्या हो गया। वो तो ये समझ रहे थे कि नीलम उनके साथ आ गई है और सैदपुर के उस जिन ने नीलम की जान छोड़ दी है, मगर वो सब महज एक धोखा था, ख्वाब था और कुछ नहीं था। नीलम वहां पर नहीं थी। जिस रात अकबर और नीलम आइसक्रीम खाकर वापस आए थे, जब सब सो गए थे, आधी रात का टाइम था। 3 बजे नीलम ने वापस जाना था। नीलम के पास अकबर के पास रुकने के लिए सिर्फ 3 बजे का टाइम था। 2:30 बजे के करीब जब नीलम अपने बिस्तर पर लेटी अकबर को अपनी मोहब्बत की नज़रों से देख रही थी, वो चाह रही थी कि आखिरी मुलाकात में वो अकबर को अपनी आंखों में बसा ले। बड़ी मोहब्बत की नज़रों से, बेबसी की नज़रों से, अश्क भरी आंखों से उसको देख रही थी। तभी 2:30 बजे उसके कानों में बिल्ले के बोलने की आवाज़ आई।
तो चौंक कर उसने दूसरी तरफ देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसने जल्दी जल्दी में टूटे फूटे लफ्जों के साथ वो खत लिखकर अकबर के सीने पर रख दिया। जो ही 3 बजे नीलम के कानों में दूर से आवाज आ रही थी, आओ नीलम आओ। नीलम उठकर सीधी कमरे से बाहर निकल गई। जो ही वो गेट के पास पहुंची, गेट अपने आप खुल गया और उसके बाहर निकलते ही वो क्या देखती है कि वहां पर एक बहुत खूबसूरत सजी हुई बग्गी खड़ी है। उस बग्गी के आगे 2 घोड़े लगाए हुए हैं उन्होंने, जो सफेद कलर के 2 घोड़े थे, बहुत खूबसूरत। उस बग्गी में सैदपुर का वो जिन शहजादे के रूप में बैठा हुआ था। जो ही वो ने नीलम को बाहर आते देखा, बग्गी से नीचे उतरा, नीलम का हाथ पकड़कर उसे बग्गी में बिठा दिया। जो ही सैदपुर के उस जिन ने नीलम का हाथ पकड़ा, नीलम को यूं लगा कि किसी शोले ने उसे हाथ लगाया है। वो सहम गई और चुपचाप उस बग्गी में बैठ गई। जो ही वो बग्गी में बैठी तो सैदपुर के उस जिन ने हुक्म दिया कि चलो। वो हैरत ज़दा थी, इस बग्गी को चलाने वाला कोई कोचवान नहीं था वहां पर सिवाय उन सफेद 2 घोड़ों के। सैदपुर के उस जिन के और नीलम के सिवा कोई ना था। उससे बड़ी हैरत की बात यह थी कि हर तरफ सन्नाटा था। रात की सर्दी चारों तरफ फैली हुई थी। घोड़े के चलने की आवाज नहीं आ रही थी, ना ही कोई कोचवान था। नीलम ने 2 से 3 दफा आगे बढ़कर देखना चाहा कि बग्गी कौन चला रहा है, मगर वहां पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर चुपचाप उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कुछ लम्हों के बाद ही बग्गी रुक गई। वो उस खाली घर के बाहर पहुंच गए थे। तभी सैदपुर के उस जिन ने बड़ी मोहब्बत के साथ नीलम को सहारा देकर बग्गी से नीचे उतारा। जो ही उसने इशारा किया, गेट खुल गया। नीलम और सैदपुर का वो जिन दोनों उस घर में दाखिल हो गए। तभी नीलम ने पीछे पलट कर देखा तो वो बग्गी गायब हो चुकी थी और साथ ही उसकी किस्मत का दरवाजा भी बंद हो चुका था। जब नीलम ने उस घर में कदम रखा तो वो घर सामान से भरा हुआ था। बहुत खूबसूरती से उस घर को सजाया गया था। ड्राइंग रूम, किचन, टीवी लाउंज, यहाँ तक कि हर जगह का सामान मौजूद था और बहुत खूबसूरती के साथ सामान सजाया गया था। जिस घर को वो खाली करके गए थे, अब वो खूबसूरत सामान से भरा हुआ था। तभी नीलम अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी, जहाँ पर वो सुर्ख मोमबत्ती जमीन पर रख के वो लोग गए थे। वहां पर एक बहुत खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और वो सुर्ख मोमबत्ती आज भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही जल रही थी। इतने दिनों की जलती हुई वो सुर्ख मोमबत्ती जरा भी कम नहीं हुई थी, ना ही उसकी मोम जमीन पर टपकी थी। वहां पर एक बहुत खूबसूरत बेड था जिसके ऊपर रेशम और मखमल का बिस्तर था। जो ही नीलम उस पर बैठी, ना चाहते हुए भी वो वहां पर लेट गई। तभी सैदपुर का जिन शहजादे कर्ल का रूप लेकर उसके पास खड़ा हुआ था। उसने नीलम से ये पूछा कि आपको अपना नया घर पसंद आया? नीलम ने ना चाहते हुए भी उसको जवाब दिया, जी बहुत अच्छा सजाया है। तो कर्ल का ये कहना था कि अब इस घर में तुमने रहना है। जब नीलम शहजादे कर्ल के साथ सैदपुर के उस जिन के साथ उस घर में दाखिल हुई थी तो आसमान पर बहुत शदीद बादल टकराए थे, बिजली कड़की थी। तो नीलम की जिंदगी की जो आस थी वो भी खत्म हो गई थी। वो जानती थी कि इस कैद खाने में, इस जिन की कैद में वो घुट घुट के मर जाएगी। कर्ल बहुत खुश था। तभी उसने पूछा, उससे मुलाकात हो गई? जिस पर नीलम का ये कहना था, किससे? तो कर्ल ने ये कहा, अकबर से। नीलम ने कहा, जी हो गई। तो कर्ल ने ये पूछा, क्या बातें हुई? नीलम उसको कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी उसको कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं होगा। उसने कहा, बस यूं ही रस्मी बातें हुई। कर्ल ने पूछा, क्या अकबर उदास था? नीलम ने कहा, रात को तो उदास नहीं था, सुबह जाकर जरूर उदास हुआ होगा। कर्ल ने कहा, क्या तुम उदास हो? नीलम ने कहा, नहीं। दिल पर पत्थर रख के कहा, मैं क्यों उदास होंगी? जिसको सुनकर सैदपुर का वो जिन कर्ल बहुत खुश हुआ। वो ये समझने लग गया कि नीलम भी उससे मोहब्बत करने लग गई है, जबकि नीलम उसकी कैद में घुट घुट के मरने आई थी, सिसक सिसक के मरने आई थी, जहाँ चाहकर ना वो रो सकती थी ना वो चीख सकती थी। अपनी बेबसी पर चुपचाप बैठी थी। तभी कर्ल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो नीलम को यूं लगा जैसे उसका हाथ झुलस जाएगा। उसने अपना हाथ पीछे करना चाहा। कर्ल ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो नीलम ने ये कहा, क्या होगा मुझे? मेरी किस्मत में सिवाय रोने के
जलने के, सिसकने के और कुछ नहीं है। कर्ल ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम हमारे साथ खुश नहीं हो? ये हमारी दुनिया है, ये हमारा घर है, यहाँ पर तुम और मैं रहेंगे, इस घर में तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम जो चाहोगी जैसे चाहोगी, तुम्हारी सोचने से पहले ही तुम्हारे सामने मैं उस चीज़ को हाजिर कर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। बाहर बहुत शदीद बारिश बरस रही थी, बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी, बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी और बारिश बरसने की आवाज़ आ रही थी। और अंदर नीलम अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी के जो हसीन ख्वाब अकबर के साथ सजाए थे, वो सब रेजा रेजा होकर बिखर चुके थे। सिवाय रोने के, जलने के, उसके पास कोई भी आसरा नहीं था। नीलम रो रही थी तो कर्ल ने यह कहा, प्लीज़, मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो नीलम ने कहा, फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? कर्ल ने कहा, तुम आज जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, ये हमारी जिंदगी है। जब उसने हवा में हाथ लहराया तो एक सफेद रेशम का रुमाल नीलम की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, इससे अपनी खूबसूरत आंखें पोंछ लो। नीलम ने वो रुमाल लेकर अपनी आंखें साफ कर लीं। फिर कर्ल ने उससे ये कहा कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी खिदमत में अभी हाजिर कर दूंगा। नीलम ने कहा, सोच ले, मैं जो भी मांगूंगा मुझे देंगे? क्या मुझे आज़ादी दे सकते हैं? उसने कहा, नहीं, ये मेरे बस में नहीं। मैं तो खुद तुम्हारा कैदी हूँ, मैं तुम्हें आज़ादी कैसे दे सकता हूँ? अगर तुम्हें छोड़ूं तो खुद मर जाऊं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हूँ। अगर मैं तुमसे दूर हुआ या तुम्हें आज़ाद किया तो मैं मर जाऊंगा। नीलम, मुझसे ये मत मांगो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तभी नीलम ने उसे ये कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय यहाँ पर घुट घुट के मरने से। जिस पर कर्ल का ये कहना था, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम यहाँ पर बहुत खुश रहोगी, मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। जबकि नीलम तो हर रोज जलती थी उस आग में। फिर कर्ल ने उसे ये कहा, जो ही सुबह होगी वो पागलों की तरह भागता हुआ इस खाली घर की तरफ आएगा तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन तुम बहरी बन जाओगी। नीलम ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा, बहरी बन जाऊंगी या बनना पड़ेगा? जिस पर कर्ल का ये कहना था, हाँ, बनना पड़ेगा। वो आएगा, बेल बजाएगा, बार बार बजाएगा, तुम्हें आवाज देगा, मगर तुम उसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी करोगी। अगर तुमने दरवाजा खोला और उससे मिलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नीलम जानती थी कि वो सैदपुर के इस जिन की कैद में है। वो चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, सवाए बेबसी की तस्वीर बने अपनी किस्मत पर रोती रहे और जो वो कहे चुपचाप मानती रहे। ऐसा ही हुआ। सुबह हुई। अकबर ने जब वो खत पढ़ लिया फौरन उठा, तैयार हुआ, चाबी ली और घर से बाहर निकलने लगा। जिस पर साबरा का ये कहना था, बेटा कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो कर लो। अकबर ने कहा, बस अभी आ रहा हूँ। इससे पहले साबरा उसे रोकती, अकबर तेजी से घर से बाहर निकला, गाड़ी निकाली और सीधा खाली घर का रुख किया। जो ही वो खाली घर की तरफ बढ़ रहा था, उसके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे, नीलम वहाँ होगी, नीलम जरूर दरवाजा खोलेगी, मैं नीलम को साथ ले आऊंगा, मैं नीलम को वहां पर घुट घुट के मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तभी अकबर खाली घर के बाहर पहुंचा तो वहां पर गेट के ऊपर ताला लगा हुआ था। वो हैरान हो गया, अगर ताला लगा है तो नीलम अंदर कैसे गई? चाबी तो घर है। मैंने तो अम्मी से इसीलिए चाबी नहीं मांगी कि कहीं वो मुझे रोक ना दे। साबरा ने भी इसीलिए अकबर को चाबी याद नहीं दिलवाई थी कि कहीं वो उधर न चला जाए। जो ही अकबर गाड़ी से बाहर निकला, उसने खाली घर की बेल बजाई। नीलम अपने बेड पर सो रही थी। बेड पर सोए हुए जब उसने बेल बजने की आवाज़ सुनी, उसकी आंख खुली। वो समझ गई कि बाहर अकबर आया है। वो तेजी से भागती हुई ड्राइंग रूम में आई और उसका पर्दा खिसका कर बाहर झांकने लगी तो अकबर बाहर जुनूनी कैफियत में खड़ा था, बार बार उस खाली घर की बेल बजा रहा था। इधर नीलम उसको देखकर रो रही थी। उसके दिल पर सरवटें पड़ रही थीं कि बाहर अकबर खड़ा है। वो चाहकर भी उसे नहीं मिल सकती, वो चाहकर भी उसे नहीं बुला सकती। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी थी। वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से रो रही थी। अकबर बार बार बेल बजा रहा था और ऊंचा ऊंचा कह रहा था, नीलम तुम कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। मगर वो चाहकर भी वो नहीं सुन सकती थी। तभी उसे अपने पुश्त पर तपिश महसूस हुई। जो ही उसने पीछे पलट कर देखा, कर्ल खड़ा था। कर्ल ने कहा, अभी बाबर अली और साबरा आ रहे हैं अकबर को ले जाने के लिए। नीलम, आप चलो अपने बेडरूम में। नीलम बेबसी की तस्वीर बने रोते हुए
चुपचाप वहाँ से वापस अपने बेडरूम में चली गई। इतने में वहाँ टैक्सी रुकी। साबरा और बाबर अली बाहर निकले। जब उन्होंने अकबर को वहाँ पर खड़े देखा, तेजी से उसका हाथ पकड़ा, उसको गाड़ी में बिठाया और ये कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, चलो यहाँ से, ये घर खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसकी असाबी खिंचाव बन गया था। वो इस हद तक कंफ्यूज था कि वो क्या करे। नीलम कहाँ गई? अगर इस घर पर ताला लगा है तो नीलम अंदर कैसे गई, जबकि वो खत में ये लिख कर आई थी कि वो खाली घर में जा रही है। तभी वो लोग अकबर को लेकर घर आ गए। साबरा ने अकबर को नींद आवर गोलियां दी कि वो कुछ रिलैक्स हो सके। तभी अकबर ने मेडिसिन खाकर अपने बिस्तर पर ही जाना मुनासिब समझा और वहाँ पर लेटा और सो गया। शाम को उसकी आंख खुली तो साबरा ने ज़बरदस्ती अकबर को कुछ खाना खिलाया और उसको समझाया, बेटा वहाँ पर नीलम नहीं है, अब तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। जिस पर अकबर का ये कहना था, अम्मी नीलम वही है, नीलम मुझे खुद खत में बता कर गई है कि वो खाली घर में जा रही है। साबरा का ये कहना था, अगर नीलम वहाँ पर होती तो वो ज़रूर दरवाज़ा खोलती, वो वहाँ पर नहीं है। बाबर अली भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी अकबर को यही बात समझाई, नीलम वहाँ पर नहीं है, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। शाम हुई, अकबर घर पर ही था। बाबर अली और साबरा खाली घर की तरफ बढ़े। मगरिब के बाद का टाइम था। जो ही वो खाली घर में पहुंचे तो वहां पर सारे घर की लाइट्स ऑन थी, मेन गेट की लाइट्स भी जल रही थी। वो लोग देखकर हैरान हो गए कि ये क्या, यहाँ पर तो सब लाइट्स जल रही है। तभी बाबर अली ने कहा, क्या मैं गेट बेल बजाऊं? तो साबरा ने कहा, नहीं मत बजाइएगा, ऐसा ना हो कोई मुसीबत नाजिल हो जाए। तभी बाबर अली की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। साबरा ने कहा, चले मामू फुरकान के यहाँ चलते हैं, उन्हें सारा माजरा बताते हैं और नए घर का एड्रेस भी समझा देंगे। तभी वो लोग मामू फुरकान के घर चले गए। मामू फुरकान के घर पर जब दस्तक हुई, मामू फुरकान ने साबरा और बाबर अली को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। उनके पास बैठकर उनको सारी रुदात सुना दी। मामू फुरकान ने ये कहा, तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि तुम लोगों को इतनी जल्दी में घर छोड़ना पड़ा, नीलम कहाँ है? बाबर अली और साबरा ने कहा, खत में वो ये लिख कर गई थी कि वो खाली घर में जा रही है, घर के बाहर ताला है मगर घर की बत्तियां जल रही हैं, हम नहीं जानते वो कहाँ है। अकबर पर जुनूनी कैफियत सवार है, वो उस खाली घर का बार बार रुख कर रहा है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मामू फुरकान ने चाहा कि दरवाज़ा खोलें। शमसा ने ये कहा, बाबा आप रहने दें, मेरी दोस्तों ने आना था, मैं खुद ही खोल देती हूँ। तभी जब शमसा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर अकबर था। शमसा ने कहा, अकबर मियाँ आप? जिस पर अकबर का ये कहना था, जी फूफो जान, क्यों मैं नहीं आ सकता, मामू है। शमसा ने कहा, मामू भी हैं और आपके अम्मी अब्बू भी। अकबर बहुत हैरान हुआ कि अम्मी अब्बू इधर आए हुए हैं। तभी वो भी अंदर गया, मामू को सलाम किया। साबरा और बाबर अली को देखकर कहा कि आप लोग यहाँ पर कब आए, मुझे बताते तो मैं ना आता। साबरा ने कहा, रास्ता को घर अकेला छोड़ आए हो? अकबर ने कहा, जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, खाली घर में जाने से आपने मना कर दिया, मैंने सोचा मैं मामू को मिल लूं। साबरा ने कहा, बाबर चले, रास्ता घर में अकेली है, वो डर जाएगी। मामू फुरकान ने कहा, नहीं तुम लोग खाना खा कर जाओ। साबरा ने कहा, अकबर ना आता तो हम लोग खाना खा कर जाते, रास्ता अकेली है, घर भी नया है, वो डर जाएगी, इसलिए हम चलते हैं। तभी वो लोग उठकर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े तो साबरा ने मुमानी रिहाना से ये कहा कि आप लोग किसी दिन पूरे दिन के लिए हमारे नए घर में आए। मुमानी रिहाना ने कहा, हाँ हम लोग आएंगे। वो लोग रुखसत हो गए। तभी अकबर और मामू फुरकान इकट्ठे थे। मामू फुरकान ने अकबर को बहुत प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा क्या हाल है? अकबर का ये कहना था, आप जानते तो हैं मेरा क्या हाल है, सब पता तो है आपको। मामू मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने भी हमारे घर आना छोड़ दिया है। मामू फुरकान ने कहा, बेटा मेरा जो हाल हुआ है मैं इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे घर आने से अवॉइड कर रहा था। अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ, आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, मगर मामू इसका क्या हाल है? दादा गफूर भी कुछ नहीं कर पाए। मामू फुरकान का ये कहना था, दादा गफूर के पास जो हथियार थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए मगर उनसे भी कुछ हासिल ना हो सका। तभी अकबर ने मामू फुरकान से कहा, मामू फिर हम क्या करें? मामू फुरकान ने कहा, मैं किसी और आमिल को ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास एक किताब भी है जिसमें अमलियात हैं, अगर वो किताब मिल गई तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। अकबर ने कहा, मामू वो किताब कहाँ है? मामू फुरकान ने कहा, वो मैं जो अलीगढ़ से मेरी जो अलमारी आई थी वो उसमें है, मगर उसकी चाबी कहीं नहीं है, मैंने पूरे घर को छान लिया है, मैं जानता हूँ वो इसी में है। अकबर ने कहा, मामू मैं आपकी मदद करूँ? मामू फुरकान ने कहा, नहीं मैं कर लूँगा, तुम सब्र करो।
अकबर ने कहा, मैं आखिर कब तक सब्र करूं? मेरे सब्र करते करते नीलम वहां पर मर जाएगी। गुस्से से मामू के घर से उठा और बाहर चला गया। उन सब ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो वहां से बाहर आ गया। अगले दिन अकबर ने एक ताले वाले को अपने साथ लिया और मामू फुरकान के घर जा पहुंचा। मामू फुरकान दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जब उन्होंने अकबर को देखा, मामू फुरकान ने जब अकबर को देखा कि वो एक ताले वाले को साथ लेकर आया है, वो हैरान हो गए। उन्होंने दुकान पर जाने का इरादा मुलतवी कर लिया। तभी अकबर ने उस जुम्मन ताले वाले से ये कहा कि जल्दी से मामू फुरकान की इस अलमारी का ताला खोल दो। तभी उसने अपनी महारत दिखाते हुए उस अलमारी का ताला खोल दिया और उनको एक की बनाकर दे गया और अपना मुआवजा लेकर वहां से रुखसत हो गया। मामू फुरकान ने और अकबर ने उस बंद अलमारी को जब खोला तो उसमें बहुत सी कीड़े मकोड़े थे, क्योंकि वो अलमारी बरसों से बंद थी और उसमें बहुत ज्यादा किताबें भरी हुई थी। मामू फुरकान ने और अकबर ने पूरी मेहनत के साथ अलमारी की एक किताब को छान मारा, मगर वो अमलियात वाली किताब कहीं नहीं थी। अकबर बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। मामू फुरकान ने कहा, बेटा मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो किताब यहीं पर रखी थी और मुझे पूरी उम्मीद भी थी यहाँ से मिल जाएगी। तभी अकबर ने मामू फुरकान से कहा, मामू मत परेशान हो, अल्लाह जरूर कोई हल निकालेगा। मामू ने कहा, हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए किसी आमिल को ढूंढूंगा। अकबर ने कहा, मामू अगर किसी अमल ने मिलना होता तो अब तक मिलना चुका होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। अकबर बुरी तरह मायूस हो गया था। वो तेजी से उनके घर से बाहर निकल गया। मामू फुरकान उसको रोकते रह गए। जो ही वो उनके घर से बाहर निकला, उसने टैक्सी रोकी। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। पहले उसने सोचा कि मैं अपने घर गुलशन चला जाता हूँ, फिर से ये ख्याल आया कि नहीं, मेरा घर जाने को दिल नहीं जा रहा। तभी उसने टैक्सी वाले से ये कहा, क्लिफ्टन चलो। अकबर को साहिल समुद्र पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। फिर अकबर वहां पर गया। वहां पर कुछ चीदा चीदा लोग थे। वो रेत की एक दीवार पर जाकर बैठ गया। तभी उसने वहां पर रेत में धंसे हुए एक जहाज को देखा। अकबर की आंखों में आंसू थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसकी किस्मत भी इस डूबे हुए जहाज की तरह है। वो रो रहा था। तभी उसको अपने पीछे से आवाज आई, बेटा तू रोता क्यों है? रो मत बेटा। जब अकबर ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर एक फकीर खड़ा था, एक मलंग खड़ा था, जिसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे। अकबर ने कहा, अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। उस मलंग ने कहा, मत रो बेटा, बाजार जा। अकबर ने 5 रुपए निकाल कर उसको देने चाहे तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, नहीं चाहिए तेरा नोट। अकबर ने कहा, क्या कम है, मैं और दे देता हूँ। उसने कहा, नहीं चाहिए तेरा नोट, तू मजार पर जा। ये कहकर वो फकीर वहां से चला गया। अकबर बहुत हैरान हुआ कि ये सब क्या था। ना चाहते हुए भी अकबर ने मजार का रुख कर लिया। जो ही वो मजार पर पहुंचा, उसकी सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया। वहां पर जाकर फातिहा पढ़कर दुआ मांगने लगा कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, तूने ही जिन्नात को बनाया है, उस जिन से मेरी नीलम को निजात दे, मेरी जिंदगी में खुशियां भर दे। मुझे कोई रास्ता दिखा कि उस जिन से मेरी नीलम की जान छूट जाए, नीलम मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। वो बहुत रो रहा था। उसकी दुआ में बहुत शिद्दत थी। उसने आंखें बंद की हुई थी। उसके रुखसारों के ऊपर आंसू टपक रहे थे। वो अल्लाह से मदद मांग रहा था। वो अल्लाह को कह रहा था, तू सब जानता है, अल्लाह तू हर जगह है, तू मेरी शारक से भी ज्यादा करीब है, मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरी मदद फरमा। फिर रोता हुआ जो ही वो मजार की उन सीढ़ियों से बाहर निकला तो वही फकीर सीढ़ियों में बैठा था। उसने अकबर को इशारा किया अपने पास बैठने का। अकबर उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और फौरन वहां पर बैठ गया। उसने अकबर को कहा, क्या दुआ मांग कर आए हो? अकबर ने कहा, मैं अपनी नीलम को जिन से निजात दिलाना चाहता हूँ। तभी उस फकीर मलंग ने पूछा, कौन सा जिन? तो अकबर ने कहा, सैदपुर का जिन, जिसके कब्जे में मेरी बीवी नीलम है। तभी उस मलंग ने कहा, क्या तुम कभी मलीर गए हो? अकबर ने कहा, नहीं। तो मलंग का ये कहना था, जा बेटा मलीर जा, वहां पर इमली वाले बाबा हैं, वो तुझे जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे, उस जिन से तेरी बीवी को जरूर निजात दिलाएंगे। ये कहकर वो फकीर फौरन वहां से उठा, मजार की सीढ़ियों पर चढ़ा और गायब हो गया। अकबर को कुछ समझ ना आई कि ये सब क्या था। क्या अकबर मलीर जाएगा? क्या इमली वाला बाबा नीलम को सैदपुर के उस जिन से निजात दिलाएगा? जानने के लिए देखिए खाली घर की अगली एपिसोड।